अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और उससे भी पहले हम बात करेंगे इजराइल और हमास की। जी हाँ, इजराइल और हमास में जिस तरीके से जंग चल रही है, झगड़ा चल रहा है, उसके ऊपर पूरी दुनिया ही फिक्रमंद है। सभी बात कर रहे हैं, सभी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में ये झगड़ा खत्म हो जाए और मजीद लोगों की जानें ना जाएं। पाकिस्तान से भी जी कई तरह की आवाजें उठ रही हैं, कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। और उसमें जी हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब। उनका कहना यह है कि जी सऊदी अरब से मुसलसल राब्ते में है, यानी कि सऊदी अरब से बात की जा रही है कि जंग बंदी की जाए, सीज फायर करवाया जाए और मजीद इस जंग को आगे बढ़ने से रोका जाए। इस सिलसिले में जी जलील अब्बास जिलानी साहब जो कि केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के आजकल, उनका कहना है कि जी हम मुसलसल सऊदी अरब से राब्ते में है। अब ये नहीं पता कि सऊदी अरब इनसे राब्ते में है या नहीं, सऊदी अरब इनकी बात सुन रहा है या वो हबीबी हैया हैया निकलो भैया कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की इतनी कोई खास सुनी नहीं जाती, लेकिन हमने फिर भी जी बोलते रहना है। हमने हर बारे में अपनी राय देना बहुत जरूरी है, चाहे कोई मांगे या ना मांगे। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सब लोग जो है, मेजोरिटी यही कह रही है कि जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम हमास के साथ खड़े हैं। खैर, फलस्तीन के साथ खड़े वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन हमास के साथ खड़े ये समझ से बाहर है, क्योंकि बहुत बार बताया जा चुका है कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पाकिस्तान में लोग मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो खैर हम बाकी लोगों को भी कौन सा मानते हैं, जो हमारे यहाँ तरह तरह के जो बताए जाते हैं कि टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, हम तो उन्हें भी कौमी हीरो समझते हैं, तो भला हमास को हम कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मान लेंगे। इसलिए लोगों को इस सिलसिले में कोई खास हैरान होने की जरूरत नहीं है। साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी यूके में और अमेरिका में भी जो है वो फलस्तीन के हक में बताया जा रहा है कि जी पॉलिटिकल रैलीज या समझे सपोर्ट करने के लिए रैलीज निकाली गई और उनके लिए लोग सड़कों पे निकल आए। सड़कों पे निकल आने से मुझे याद आया कि सड़कों पे तो लोग पाकिस्तान में भी निकल आए, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे अमेरिका या यूके में निकलेंगे, बस जी लोग निकले और कुछ नारे लगाते हुए, कुछ बैनर्स पकड़ के, और उन्होंने कह दिया कि जी हम फलस्तीन के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है बहुत डिफरेंट अंदाज में होता है और बहुत हम बेहतर तरीके से दुनिया को बताते हैं कि हम ना सिर्फ ये कि हमास के और फलस्तीन के साथ हैं, बल्कि हम वहां जाकर जंग लड़ने को भी तैयार हैं। जी हाँ, और वो भी ऐसा नहीं कि हम कोई प्लेन पकड़ेंगे या हम कोई शिप पकड़ेंगे और वहां जाएंगे, हम जी घोड़ों पे जाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। इंशाअल्लाह इसका बाकायदा आगाज करेंगे। मैं यहाँ पहुंचने वाले तमाम बातों को, तमाम खवातीन और औलाद को, बुजुर्गों को। जी, ये था कराची, और कराची में जमात इस्लामी ने जो है एक प्रोटेस्ट निकाला घोड़ों पे बैठकर और फलस्तीन के फ्लैग्स लेकर। आपने देखा कि घोड़ों पे सवार होकर वो कह रहे हैं कि जी वो लड़ने के लिए जा रहे हैं इजराइल से। अब अगर ये घोड़ों पे निकलेंगे और वहां तक पहुंचते पहुंचते तक तो मुझे लगता है जंग खत्म हो गई होगी, बल्कि बहुत कुछ चीजें बदल गई होंगी, और जब ये वहां पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि वहां तो सारा नक्शा ही बदला हुआ है। लेकिन बहरहाल इस बात से, उनके इस प्रोटेस्ट से या उनके ये जो उन्होंने रैली निकाली उससे ये तो पता लगा कि पाकिस्तान में अभी भी घोड़े मौजूद हैं। वरना मुझे लग रहा था कि घोड़े गधे सभी हमने जो है वो ज़िबा कर करके और खा लिए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे घोड़े हमें नजर आए, वरना तो मुझे तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ मुझे लग रहा था कि घोड़े भी जो है ना बस हम लोग खा चुके हैं। मगर खैर जमात इस्लामी वाले जो हैं उनका कहना ये है कि वो ना सिर्फ ये, जैसे तालिबान ने भी कहा था ना कि उनको जी सऊदी अरब और दूसरी कई कंट्रीज के उन्होंने नाम लिए थे कि वो अगर उनको इजाजत दें तो वो अपनी फौजी दस्ते जो हैं वो भेज देंगे जी और इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी किस्म की बात जो है जमात इस्लामी भी कह रही है कि जी यहीं से बैठ बैठ के बात करने से कुछ नहीं होगा, यकीनन वहां जाना चाहिए। और मेरा कहना तो ये है कि जी जमात इस्लामी हो या कोई भी रिलीजियस पार्टी हो, पाकिस्तान की जितने भी मुल्ला हैं सबको प्लीज
जमा करिए और जमा करके इनको भेज दीजिए इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि भला किसका होगा, जाहिर है पाकिस्तान का होगा, इसलिए कि ये सब लोग जो है वहां इजराइल पहुंच जाएंगे और इजराइल वालों ने इनकी जो चित्रौल करनी है वो हम सबको मालूम है, तो वो बताने की कोई खास जरूरत है नहीं। मगर ये जरूर है कि अगर इनका इतना ही ज्यादा शौक इनको आ रहा है कि जी हमने हमास के साथ खड़े होना है और हमने जाके इजराइल के साथ लड़ना है, तो इन लोगों को पाकिस्तान में घोड़े पे बैठ के घूमने के या यहाँ पे भाषण देने के बजाय सीधे सीधे फलस्तीन चले जाना चाहिए और सॉरी और जाकर वहां पे हमास के साथ जंग को ज्वाइन करना चाहिए और यकीनन इजराइल के ऊपर जरूर इनको जो अटैक करना चाहिए। ये इनका हक है, इनका राइट है और इनको ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद जो कुछ होगा उससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का भला होगा बल्कि इस पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी मरियम नवाज साहिबा ने भी इसके ऊपर एक जो है भाषण अपना दे दिया है। और जी मरियम नवाज साहिबा जो कि नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और बहुत एक्टिव है पॉलिटिकल अपने कैरियर में, उनका कहना ये है कि जी आलमी बिरादरी बेगुनाहों के खून बहने से रोके। जी हाँ, जो बेगुनाहों का खून बह रहा है उसको जो है आलमी बिरादरी उसको रोके और अपना किरदार अदा करे। लेकिन यहाँ तक तो मुझे इनकी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, लेकिन उसके आगे उनका कहना ये है फलस्तीनियों पे वहशियाना बमबारी जंगी जराइम है, यानी कि उन्होंने भी सारा का सारा मलबा जो है वो इजराइल के ऊपर डाल दिया। अब हमने पहले भी कहा था कि मैं ये नहीं कह रही कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जाहिर है इजराइल ने भी जो है वो फलस्तीन जो है उसके ऊपर अटैक किए हैं, तो अब जो अटैक हो रहे हैं तो जाहिर है कि अब फलस्तीन की तरफ से या हमास की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हमास ने जिस तरह से अटैक किए हैं, जिस तरह से लोगों को मारा है बगैर देखे कि कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, और इस तरह से बमबारी की है, इस तरह से मारा है, वो बहरहाल इस वजह से मैं हरगिज हरगिज हमास को सपोर्ट नहीं करती। और मेरा ख्याल है कि जो हमास के लोग हैं उनको बिल्कुल एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिक्लेयर कर देना चाहिए। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हम बिल्कुल उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। आगे बढ़े और हम बात करें थोड़ी सी क्रिकेट की। जी हाँ, शोएब अख्तर आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि शोएब अख्तर साहब ने कहा क्या है, उससे पहले ये मैं जरूर बता दूं कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई। जी हाँ, जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें जो मैच उनका हुआ भारत के साथ, उसमें जो है इससे पहले कि वो सारे क्या कहते हैं उसको यार, वो जो बॉल्स कराते हैं ना, रन नहीं, एक मिनट मैं भूल रही हूँ, लेकिन खैर मैं अभी बताती हूँ आपको। ओवर्स, ओवर्स, जी हाँ, इसलिए कि आपको मालूम है कि मेरी क्रिकेट नॉलेज कुछ ऐसा ही है। खैर, तो ओवर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन हमारी टीम जो है वो एक के बाद एक टक 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 आउट होके बाहर हो गई। और जाहिर है कि एक बहुत आसान सा टारगेट दिया गया था भारतीय टीम को और जो उन्होंने आसानी से अचीव कर लिया और वो लोग जीत गए। मगर अब अगर यही हाल पाकिस्तान ने किया होता भारतीय टीम का, तो यकीनन शेख रशीद और बहुत से दूसरे जो पॉलिटिशियन और दूसरे लोग हैं हमारे, वो कहते इस्लाम की जीत हुई है। तो क्या यहाँ पर इस्लाम की हार हुई है, ये बोला जा सकता है या नहीं? लेकिन वो तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब पाकिस्तान जीत जाता है तो यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि जी इस्लाम की जीत हुई है, पाकिस्तान जीत गया जी, मिट्टी चटा दी जी, मुंह के बल गिरा दिया जी, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान हार जाता है तब पाकिस्तानी क्या कहते हैं? तब पाकिस्तानी ये कहते हैं जी ये तो स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में तो ये सब कुछ होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर हम हार गए, अगली बार जीत जाएंगे, अगला मैच देखने के लिए तैयार हो जाइए। और यही कहा जा रहा है बार बार के जी कोई टेंशन की बात नहीं है, अगला मैच जीत जाएंगे और ये तो स्पोर्ट्स है, इसमें तो हार जीत होती रहती है। लेकिन हम भी यही कह रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स है और इसमें हार जीत होती रहती है। लेकिन ये सारे भाषण उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब पाकिस्तान जो है वो हार जाता है, उस वक्त भी यही कहिए, सॉरी जब पाकिस्तान जीत जाता है तब भी यही कहिए कि जी ये गेम है और उसमें हार जीत होती है, बजाय इसके कि दूसरी तरफ जो टीम है उसको आप लोग बुरा भला कहते हैं। लेकिन क्या करें जी, हमारी आदत बन चुकी है और हम सुधरने को तैयार नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बताते चलें कि जी रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अमेरिकी डॉलर जो है वो जी मुंह के बल गिर गया है। जी हाँ,
बिल्कुल, डॉलर के लिए पाकिस्तान में आजकल यही कहा जा रहा है कि जी अमेरिकन डॉलर जो है वो मुंह के बल गिर गया है और जो पाक रुपीज है वो जी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी कदर में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कितने दिन, कब तक? और आखिर अगर ऐसा ही हो सकता था, इतनी ही आसान था सब कुछ करना कि कुछ ही वीक्स के अंदर जो है वो डॉलर की रेट इतनी गिर जाएगी और रुपए की कीमत एकदम बढ़ जाएगी, तो ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया गया? और आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है अभी जो हमारे आर्मी चीफ आए उनके पास कि उन्होंने आते ही डॉलर को यूं 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 सही कर दिया? और अगर ये आर्टिफिशियल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल तरीके से किया गया है तो इसका मतलब है कुछ दिनों के बाद ही जो है लोग जो है वो बल्ले बल्ले करने को तैयार हो जाए। बात हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं और बात हम कर रहे हैं एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब के साथी हैं और पीएमएलएन के काफी सपोर्टर हैं अताउल्लाह कासमी साहब। जी हाँ, अताउल्लाह कासमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। उनका कहना है अल्लाह करे अवाम और नवाज शरीफ के दरमियान कोई रुकावट ना खड़ी की जाए। इसके अलावा उनका कहना है कैदो बंद से तो वो डरने वाला नहीं, वो बहुत कठिन मराइल से भी जन्नात की तरह खड़ा रहा है। जी जन्नात की तरह खड़ा रहे मतलब ये जिन्नात विन्नात तो हमने बुशरा बीबी के लिए सुने थे, लेकिन खैर अब अताउल्लाह कासमी साहब कह रहे हैं तो फिर कह रहे हैं, जाहिर है बहुत पुराने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, बहुत फायदे भी उठाए हैं उन्होंने, बहुत से मतलब जिसे कहते हैं ना, आप लोग समझ जाइए। तो जी बिल्कुल वैसे भी नवाज शरीफ साहब के जो फेवरेट जर्नलिस्ट रहे हैं उनको तो बहुत ही फायदा रहा है हमेशा से, तो बिल्कुल इसी तरीके से अब भी वो यही कह रहे हैं अताउल्लाह कासमी साहब के जी नवाज शरीफ साहब जो है डटे हुए हैं, डरने वाले नहीं है, जिन्नात की तरह खड़े। जिन्नात कैसे खड़े होते हैं मुझे तो नहीं पता, शायद बुशरा बीबी को मालूम होगा, मगर वो बुशरा बीबी से मुझे याद आया कि बुशरा बीबी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, सबको बहुत इंतजार है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और सब सोच रहे हैं कि न जाने वो क्या बताएंगी। वैसे तो खान साहब की जो बातें रेहाम खान ने अपनी बुक में लिख दिया उससे ज्यादा कोई क्या बताएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है बुशरा बीबी कोई नया एंगल लेकर आ जाए, कोई नई बात बता दें, मगर फिर भी लोगों को इंतजार है बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी। और उनके साथ साथ उनके एक्स हस्बैंड, जी हाँ, मानिका साहब, उनको भी तो पकड़ लिया था ना, आपको मालूम है एयरपोर्ट से वो दुबई जा रहे थे, उन्होंने कहा रुको रुको ठहरो ठहरो कहाँ जा रहे हो? तो बिल्कुल जी बुशरा मानिका अभी तक वो कहलाती हैं, वो भी और उनके हस्बैंड मानिका साहब दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और अब वो कौन से नए गुल खिलाने वाले, ये तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता लगेगा। वो हम आपको बता देंगे जी, हमें अंदर अंदर की खबर नहीं होती, इसलिए आप मत पूछा करें हमसे पहले से क्यों नहीं पता था, ये खबर तो हमने वहां सुन ली, ये खबर तो हमने उधर सुन ली। तो बिल्कुल कई लोग हमें मैसेज करते हैं कि तो पुरानी न्यूज है, ये तो हमें उसने बता दी, ये तो हमने उसने उधर सुन ली, ये तो हमने उधर पढ़ ली। तो भाई हमने कब कहा है कि हम कोई अंदर की खबर लेकर आ रहे हैं? हमसे ज्यादा किसी को पता ही कुछ नहीं है, हम तो यही बता रहे हैं ना, जो खबर बाहर होती है हम उसी को पढ़ के आपको बता देते हैं। इससे ज्यादा तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम जा जाके सुने कि जी हमारी एजेंसी वाले क्या बातें कर रहे हैं और जा जाके सुने हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन से नए गुल खिला रहे हैं, ये सब कुछ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से तो हम बचे हुए हैं, वरना अभी तक तो हमें उठा कर ले गए होते, आप लोग तो जानते ही हैं। खैर छोड़े, मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे आजकल जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, मुझे उसका नाम अच्छे से याद हो गया, पहले मेरे मुंह से नहीं निकलता था, अनवारुल हक काकड़ करके मैं फंस जाती थी, लेकिन अब आराम से काफी दिन हो गए ना उनको बोलते बोलते मुझे भी आ गया। खैर, अनवारुल हक काकड़ साहब जो है, आप सुना है कि वो चाइना जाने वाले हैं और पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। वैसे बहुत ही मुझे घरेलू लगते हैं, बहुत ही ऐसे लगते हैं जिनको बहुत ज्यादा फैमिली से लगाव है, जहां भी जाते हैं पूरी फैमिली का पूरा अपना टब्बर लेके साथ जाते हैं। बहुत से लोग कहेंगे टब्बर क्या होता है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी मुझे पूछा कि टब्बर क्या होता है इंडिया से, मैंने उनसे कहा ये पूरा टब्बर लेके, वो कहते टब्बर क्या होता है? तो टब्बर जी कहते हैं जो पूरा ग्रुप लेके जाए ना, जो अननेसेसरी बहुत से ऐसे लोगों को ले जाए जिनकी कोई जरूरत ना हो, उनको हम कहते हैं जी टब्बर। और वो मतलब वो आपके मेहमान भी हो सकते हैं, कि बाज़ होता है ना किसी एक आदमी को आपने मिलने के लिए बुलाया, वो आगे 10 लोग और लेकर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये खुद तो आए साथ में टब्बर भी लेकर आ गए। तो जी बिल्कुल काकड़ साहब खुद तो जाते ही हैं, साथ में टब्बर भी लेकर चले जाते हैं। तो पहले आपने सुना ही था कि जी पहले वो यूरोप घूमने चले गए थे और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में बैठ के उन्होंने खाना खाया और बिल जो है वो वहां की पाकिस्तान एम्बेसी को उन्होंने दे दिया, हालांकि खुद भी दे सकते थे, लेकिन सोचोगे उन्होंने सोचा होगा प्राइम मिनिस्टर मुझे बिल देने की क्या जरूरत है, जब एम्बेसी यहाँ पे, तो एम्बेसी वाले क्या किस लिए यहाँ पे बैठे हुए। तो खैर बहरहाल अब वो चाइना जा रहे हैं और चाइना भी वो अपने पूरे खानदान को, पूरे टब्बर को लेके जा रहे हैं और न जाने वो इस तरह कब तक घूमते फिरते रहेंगे। सुनने में तो यह है कि जनवरी में इलेक्शन है, लेकिन मैं तो दुआ कर रही हूँ हो ही जाए एक बार इलेक्शन, ताकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट से तो छुटकारा मिले,
जैसी तैसी लंगड़ी लूली या जिसे बोलते हैं ना कि धक्के मार के स्टार्ट की हुई या भाई लोग की लाई हुई कैसी भी गवर्नमेंट है, एक बार आ तो जाए। एक बार हम ये तो कहें कि जी ये हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और ये सारे मिनिस्टर जो हैं ये हम ही लोगों ने चुने। हालांकि हम तो घर में अपने मर्जी से टीवी चैनल नहीं चेंज कर पाते, हमारी यहाँ की पब्लिक का तो ये हाल है। तो वो बेचारी प्राइम मिनिस्टर या बाकी मिनिस्टर क्या खाक चुनेगी, लेकिन फिर भी बात करने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा हौसला होता है कि यार हमारे कंट्री में हम अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, हम जिसे पसंद करते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर वही बनता है। हालांकि ये और बातें, हम जिसे पसंद करते हैं वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनता, और जिसे हम वोट डालते हैं, मैं तो इतनी पनौती हूं ना कि मैं जिसको वोट डाल दूं वो तो पक्का हारता है। तो इसलिए मैं अक्सर उनको वोट डालती हूँ जिनको मैं कहती हूँ कि ना ही आए तो अच्छा है। तो लेकिन ये कि खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको ये भी बताते चलें, ये देखिए आपको अब ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हैं। जी हाँ, ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो है, उनका कहना ये समझ में नहीं आता नवाज़ शरीफ आएँगे तो मईशत कैसे सही होगी, यानी नवाज़ शरीफ आएँगे तो इकोनॉमी कैसे सही होगी। इससे पहले इसहाक डार साहब के बारे में भी यही बताया गया था। ये कहना है जी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का कि जी वो जो बार-बार पीएमएलएन के लोग कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब आएँगे तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, नवाज़ शरीफ आएँगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह बहुत परेशान है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी क्या पता, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग पॉसिबल है, जैसे हम सुनते हैं ना, बिल्कुल। तो क्या पता नवाज़ शरीफ साहब ने सोचा हो कि जो लंदन में उनके 4 फ्लैट हैं उनको वो बेचने वाले हों, और जब वो बेच देंगे तो उसके बाद वो पैसा लाके पाकिस्तान के खजाने में जमा करा देंगे। जब खजाने में इतने पैसे लाके जमा करा देंगे, वो 4 फ्लैट जो हैं लंदन के सबसे पॉश एरिया में, मैंने सुना है वही जहाँ नीचे खड़े होके वो इमरान खान के वो पीटीआई वाले यूथिये जो है, वो आपको नहीं पता गालियां निकाल रहे होते, क्या क्या बोल रहे होते पता नहीं। तो जी हाँ जी हाँ, वही वही वही। तो वहां पर जी वो 4 फ्लैट अगर मियाँ साहब बेच दें और उसके बाद वो पैसा लाके पाकिस्तान में जमा करा दें, तो यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी बेटर हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है नवाज शरीफ साहब की जो हमारे डिफरेंट आर्मी चीफ हैं, हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं आर्मी के, याद है ना आपको वो सब भाई लोग, वो जो मतलब बाजवा साहब और वो आसिम सलीम बाजवा और दूसरे बहुत से, वो जो कोविड में आए थे, जनरल अफजल, वो जो एक एक पेशेंट के ऊपर कोविड के कह रहे थे 25 लाख खर्च हुए, ना जाने क्या खिलाते थे क्या सूंघाते थे कि 25 लाख एक पेशेंट पे लगाए थे। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है जो कभी पानामा लीक और कभी ये लीक और कभी वो लीक और कभी कौन सी लीक में आते रहे। एक तो वो भी थे ना जिन्होंने लंदन में फ्लैट खरीद लिया था, हालांकि बेचारे बहुत गरीब थे, वो भी हमारे एक रिटायर्ड जनरल साहब थे जिन्होंने लंदन में कुछ टाइम पहले फ्लैट खरीद लिया था और कह रहे थे मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन वो फ्लैट उन्होंने पता नहीं कहाँ से पैसे निकाल लिए थे। तो वो बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे हमारे जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और हमारी एजेंसी के लोग हैं, हमारे कई पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन ये कि पॉलिटिशियंस की बारी बाद में आती है, सबसे पहले जी हाँ, फौजी। तो हमारे जो फौजी हैं वो जो थोड़े मौजी भी हैं, तो जी उनको जो पैसे हैं, यानी उन्होंने जो मतलब करप्शन वरप्शन की है, या थोड़ा कहते हैं ना कि भाई थोड़ा हाथ की सफाई, समझ रहे हैं ना आप लोग, जिसकी वजह से वो बेचारा सी पैक जो बनाने जा रहे थे चाइना वाले, वो भी अभी तक रो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी अभी पहला सी पैक जो है उसको आप लोग खा गए और अब आप कह रहे हैं जी फेज 2 शुरू कर दो। मतलब हमने बिल्कुल ही ढक्कन समझ कर रखा है चाइना को, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी वो हरकतें भी ऐसी करते हैं कि जिससे हमें लगता है कि ढक्कन ही है, इसलिए कि पहला सी पैक चला नहीं और सी पैक 2 स्टार्ट कर दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। मगर साथ साथ ये भी है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही थी, क्या पता नवाज शरीफ साहब की इन सब लोगों से बात हुई हो, जैसे अशफाक परवेज कियानी साहब हमारे ये भी आर्मी चीफ रह चुके हैं। मैंने सुना है कि उनका कहीं ऑस्ट्रेलिया में कोई आइलैंड है, कोई बता रहा था, मैं नहीं, मैं ऐसी बातें करती ही नहीं हूँ, मैं खामा कहीं ऐसे बना सबूत के मैं ऐसे कर दूं। हमारे एक दोस्त है ना, आप जानते हैं, हमारे एक पैनलिस्ट है, हमारे एक दोस्त है बड़े अच्छे, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि जी आप बगैर सबूत के बात करती हैं, और खुद तो वो ऐसा लगता है जैसे अपनी वीडियो में हर जगह सबूत फराम करते हैं, हर चीज का सबूत देते हैं, लेकिन खुद भी ऐसे ही उड़ाते हैं। मगर खैर जाहिर है कि मैं सही बता रही हूँ, वरना ऐसे 500 लोग और भी यही बात कर रहे हैं कि जी उनका आइलैंड है, तो फिर हो गई। अब बहरहाल
हम खैर उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि कई दूसरे हमारे इसी तरह से लोग हैं जो कि बहुत पैसा कमा के पाकिस्तान से निकल गए, जाहिर है डरा डरा के, कभी भारत से डरा रहे हैं, भारत अटैक कर देगा, भारत खा जाएगा, भारत ये, हालांकि भारत हमें खाएगा नहीं, भारत को अच्छी तरह पता है कि हम हजम होने वाली चीज नहीं है, अगर हमें खा गया तो पता नहीं कितनी हाजमूला की गोलियां खानी पड़ेंगी, तब भी हम ना हजम नहीं होना उनको। इसलिए कि यहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं, आपने देखा अभी घोड़ों पे चले जा रहे थे, टकटक 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 टकटक, आपने देखा ना, जा रहे थे कहाँ, फलस्तीन पहुंचने की बात हो रही है और कह रहे जी वहां जाके और ये जाके इजराइल से लड़ेंगे। मतलब इस किस्म के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि भारत हरगिज हमें वापस लेने की कोशिश नहीं करेगा। और अखंड भारत का जो थोड़ा बहुत ख्वाब दो चार लोग जो देख रहे थे, वो भी मेरा ख्याल है अब तक उन्होंने वो ख्वाब अपना तोड़ दिया होगा और कहा होगा कि भाई इनसे तो, बल्कि मिस्टर जिन्ना की पिक्चर लगा के सब सल्यूट मारते होंगे कि आपने बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान बना दिया, वरना ये सारा अजाब भी हमारे यही होता और हम भी ऐसे ही बैठे होते, ना हमारी इकोनॉमी ठीक हुई होती, ना फॉरेन पॉलिसी ठीक हुई होती, और ना ही कोई हमें मुंह लगा रहा होता, हर जगह कटोरा लेके घूम रहे होते। तो बिल्कुल खैर वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ कि भाई किसी से पैसा निकलवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आम लोगों की तरह थोड़ी, जो इंडियंस बैठे होते हैं कि जी कभी आप लोगों ने जो आईटी एक्सपर्ट्स निकाल दिए, तो कभी आप लोगों ने कुछ और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पकड़ के जो है अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली, कभी फॉरेन पॉलिसी पे आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो मेरे बहुत ही फेवरेट है डॉक्टर जयशंकर, वो कह देते नहीं जी हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। अरे नहीं भाई, आसान जिंदगी हम गुजारते हैं, हम सबसे डिक्टेशन लेते हैं, सबसे पैसा मांगते हैं। और वो जो था ना मिर्जा गालिब का एक सीरियल बनाया था गुलजार साहब ने, वैसे गुलजार साहब भी मुझे बहुत पसंद है, आई विश कि गुलजार साहब का नंबर कोई मेरे साथ शेयर अगर कर दे तो मैं उनको शो में बुलाना चाहती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास गुलजार साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर हो तो प्लीज आप लोग मुझे भेज दीजिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, हो सकता है वो मान जाए, मैं मतलब कोशिश करूंगी कि उनको शो में लाऊं। तो जी उनका सीरियल था मिर्जा गालिब, उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब थे और वो कहते हैं कि जी उधार मांगना एक आर्ट है, आप मतलब बोरी मांगे तो थैला मिलता है। तो जी वो सीरियल पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, लोगों ने ला ला के डीवीडीज पे देखा, बड़े लोगों ने अभी तक वाह वाह करते हैं। और बहुत लोग जो नहीं देख पाए वो अब देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसमें उनका ये डायलॉग जो था ना, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की किसी वड्डी वड्डी पर्सनैलिटी ने सुन लिया है और उन्हें बाकी जितने आते हैं ना उनके आसपास जो नए नए आते हैं उनको सिखा दिया है कि बेटा जब मांगने जाओ ना तो बोरी मांगो तो थैला तो मिल ही जाएगा। तो हमारे साथ आजकल यही चलता है कि हम जाके बोरी मांगते हैं, हम मतलब बहुत 10 20 25 30 बिलियन से नीचे मांगते नहीं, और उसके बाद हमें 2 से 3 बिलियन तो मिल ही जाता है। तो बहरहाल ये भी एक आर्ट है और इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, और भारत के लोग समझते हैं कि वो ज्यादा सक्सेसफुल है जबकि हम ज्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए कि आराम से बैठकर खाने की आदत हमको है, काम करने की आदत हमको है नहीं। काम करने से हमें टेम्परेचर हो जाता है, हमें फ्लू हो जाता है, भाई नाक बहना शुरू हो जाती है, समझ रहे ना आप। और आप लोग जो है आप लोग काम कीजिए, आप लोग नई नई चीजें इजाद कीजिए, आप लोग कभी चंद्रयान पे जाइए, कभी आप लोग सूरज पे जाइए, पता कीजिए कि सूरज रात को क्यों नहीं निकलता, ये सिर्फ दिन में क्यों निकलता है, रात भर किधर मटर गश्त करता रहता है। तो ये सारी बातें आप पता कीजिए और उसके बाद हमें भी बता दीजिए, तो हमें आसानी रहेगी। बाकी रह गए हम, तो हमने जी इधर से उधर से उधर से इधर से पैसे मांगने, बल्कि अभी तो मुझे एक और तरीका समझ में आया है जो हमारे पाकिस्तानी बहुत जल्दी शुरू करने वाले, और मैं गारंटी देती हूँ कैसा होगा। और जैसे ही मुझे कहीं पे इस तरह का डोनेशन बॉक्स या बैनर दिखा, मैं फटाफट ट्विटर पे लगाने वाली हूँ। और वो ये कि अब ये जी चंदा मांगेंगे अपने ही लोगों से, पाकिस्तानियों से भी और फॉरेनर्स से भी, कि जी हमें चंदा दीजिए, हमें डोनेशन दीजिए, जो हम फलस्तीन के लोगों की मदद करना चाहते हैं, और हम यहाँ से उनके लिए कीमे वाले और आलू के पराठे भेजेंगे। जी हाँ, और ये आप देख लिएगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान में नया एक ट्रेंड शुरू होगा, और अब हम फलस्तीन के नाम पर डोनेशन मांगना शुरू करेंगे, ना सिर्फ अपने पाकिस्तानियों के साथ और ना सिर्फ इनके, बल्कि पूरी दुनिया में जो है हमारे कटोरे लेके हम घूमेंगे और हम कहेंगे, बल्कि टेलीथॉन एक होता है ना जो टेलीफोन पे वो कहते हैं इतना इतना, और वैसे ये टेलीथॉन वाले पैसे भेजते नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग फोन कर करके कहते हैं ना मैं आपको 30 लाख भेज रहा हूँ, मैं आपको 10 लाख का डोनेशन दे रहा हूँ, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने टका नहीं देना होता, बस सिर्फ फोन करते हैं। और वो भी मैंने सुना इनके अपने ही कोई होते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, खान साहब ने भी किया था बहुत, खान साहब ने 2 3 घंटे में पता नहीं कितने अरब कितने खरब जमा कर लिए थे। मतलब मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन से नीचे तो इमरान खान साहब बात ही कोई नहीं करते ना, आपको मालूम है। तो उन्होंने बहुत पैसे जमा कर लिए थे, मगर वो पैसे गए कहाँ? अगर वही पैसा पाकिस्तान के खजाने में चला गया होता तो आज हम लोग तो बस यूं बैठे होते,
اور ہم کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب نے وہ جو فون پہ سن کے پیسے جو جمع ہو رہے تھے, وہ نہ جانے وہ لوگ بھی جو تھے نا وہ ٹوپی پہنا گئے خان صاحب کو, اسی طریقے سے جیسے جو لوگ خان صاحب کو لائے تھے انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ کو ہم 10 سال کے لیے لائیں, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ گھڑی کی سوئی کو یوں گھما کے 10 سال کمپلیٹ کر لی, اور خان صاحب کو صرف 3.5 سال میں باہر نکال کے کھڑا کر دیا. اب خان صاحب کہیں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, لیکن بہرحال وہ عمران خان جانے اور ایجنسی والے جانے, عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ والے جانے, ہمیں کیا لینا دینا. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اب ہم لوگ بہت جلد جو ہے, میں آپ کو یہ خوشخبری بتا رہی ہوں, خوشخبری کہیں گے نا اس کو, جو بھی سمجھ لیجیے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بہت جلد یہ ڈونیشن باکسز اور یہ بینرز آپ کو دکھائی دیں گے پاکستان میں کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے اور حماس کے لوگوں کے لیے ڈونیشن جمع کریں گے. اور جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی, جیسے ہی مجھے پہلا بینر پہلا ڈونیشن باکس دکھا, میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. پھر آپ دیکھیے گا, میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہی ہوں, دیکھ لیے گا آپ لوگ. یہ اندر کی خبر اس لیے کہ ابھی تک یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, میں بتا رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں نا, ہمارا ڈی این اے ایسا ہے, ہمیں ہر تھوڑے دن بعد کوئی بھی ریزن مل جائے ہم اسے بھیک مانگنے نکل جاتے ہیں. کبھی کشمیر کے لیے, کشمیر کوز کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں, کبھی فلسطین کوز کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ان کے لیے, کیا نام ہے یار وہ جو راکٹ لانچر لے کے گھومتے, ہاں طالبان کے لیے کبھی ہم مانگ رہے ہوتے. تو ہمارا تو دھندا ہی یہی ہے. تو اب ہم ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو بڑی خوشخبری ہے کہ فلسطین اور اس کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہو گیا, اسی بہانے ہم پیسے جمع کر لیں گے. اب اسرائیل کے لیے تو جمع نہیں کر سکتے نا, آپ جانتے ہیں نا ان کے ساتھ تھوڑا ہمارا جو ہم پسند نہیں کرتے یہودیوں کو, آپ جانتے ہیں نا ہمارے یہودیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے, وہ کوئی بتا رہا تھا ہمیں, تو ہم نے یقین کر لیا کہ ایسا ہی ہے. لیکن ہاں فلسطین تو ہمارے اپنے بھائی ہیں, یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں مانتے نہیں ہیں, گھوڑے پہ بھی ہم جانے کو تیار ہیں. مگر خیر بہت ہو گئی, میرا خیال ہے کہ میں یہاں سے چلتی ہوں اور آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور یہ جو لوگ کانوں میں روئیاں ڈال کے بیٹھے ہیں وہ نکالنے پلیز, میں چپ ہونے لگی ہوں. تھینک یو. ارے چینل کو سبسکرائب تو کر لیجئے بھاگنے سے پہلے. تھینک یو.